बिल आएगा तो क्या देश शाहीन बाग बन जाएगा? क्या रची जा रही देश को बंधक बनाने की साजिश? मोदी को धमकी देकर कैसे फंस गए मौलाना? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। देश में होली और नमाज के टकराव का सियासी विवाद खत्म हुआ नहीं कि वक्फ संशोधन बिल के बाहर निकले जिन ने हंगामा ही खड़ा कर दिया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर इस बार ओवैसी या फिर कांग्रेस नहीं भिड़ी है, बल्कि इस बार बाहर निकले हैं मौलाना और वो मुसलमान जिन्हें वक्फ बोर्ड संशोधन बिल इस कदर चुभ गया कि मोदी सरकार को छूटते ही भयंकर धमकी दे डाली। इस धमकी के साथ साथ देश को बंधक बनाने की बात की साजिश भी बाहर निकल कर आ गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोदी सरकार को सीधी चेतावनी जारी कर दी है और कहा है कि वक्फ संशोधन बिल पास हुआ तो पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे। दरअसल वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ देश भर के कुछ मुस्लिम संगठनों ने सरकार को सीधे आंख दिखाना शुरू कर दिया है और बड़े तबके ने ऐलान कर दिया है 13 मार्च को वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर कई मुस्लिम संगठन विरोध प्रदर्शन करेंगे। वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ साथ जमीयत उलेमाए हिंद ने समर्थन किया है। तो संसद से सड़क तक ओवैसी हो या अखिलेश या फिर राहुल गांधी वक्फ बोर्ड के खिलाफ बवाल कर ही रहे थे, लेकिन अब इस मामले को मुस्लिम संगठनों ने धमकी भरे लहजे में हवा देने का काम कर दिया है, जिसका हिसाब जल्द ही मोदी सरकार की तरफ से किया जाएगा। वहीं आंख दिखाते हुए जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का तो कहना है पिछले 12 वर्षों से मुसलमान धैर्य और संयम का परिचय दे रहे हैं, लेकिन अब जब वक्फ संपत्तियों के संबंध में मुसलमानों की चिंताओं और आपत्तियों को नजरअंदाज कर जबरन असंवैधानिक कानून लाया जा रहा है तो फिर विरोध प्रदर्शन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। खासकर अपने धार्मिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना देश के हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। मौलाना अरशद मदनी वक्फ कानून के खिलाफ जहर उगलने में यही चुप नहीं रहे। आगे उन्होंने तेजी से कहा, जब से ये वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया है हमने लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को ये समझाने की हर संभव कोशिश की है कि वक्फ पूरी तरह से एक धार्मिक मामला है। वक्फ संपत्तियां वे दान हैं जो हमारे बुजुर्गों ने कौम की भलाई और कल्याण के लिए वक्फ की हैं, इसलिए हम इसमें किसी भी तरह की सरकारी दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मौलानाओं की तरफ से खुले शब्दों में मोदी सरकार को वक्फ बिल पर धमकी दे दी गई है। इतना ही नहीं, पूरे देश को शाहीन बाग बनाने की बात जोरों शोरों से बोली गई है। न डर है न खौफ है, बस कानून को आंख दिखाने मुस्लिम संगठन उतर आए हैं। मुस्लिम संगठनों की ओर से साफ और सीधे तौर पर कहा जा रहा है, शाहीन बाग से मुराद क्या है हमारी। हमने कहा हम देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे लोकतांत्रिक तरीके से, पीसफुल तरीके से। यह अधिकार तो हमारा है ना, हमें यह अधिकार संविधान ने दिया है। जब तक ये विवादित कानून वापस नहीं हो जाता तब तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। तो शाहीन बाग दिल्ली का वो इलाका है जहां 15 दिसंबर 2019 को सीएए एनआरसी के विरोध में आंदोलन हुआ था। सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतर आई थी, जिससे दिल्ली का बड़ा हिस्सा एक तरीके से बंधक ही बन गया था। ना गाड़ियां निकल पा रही थी, ना आवाजाही हो पा रही थी और अब वही माहौल वक्फ बिल के खिलाफ फिर से बनाने की धमकी मुस्लिम संगठनों की तरफ से दे दी गई है। इस बार तो पूरे देश को बंधक बनाने की बात खुले शब्दों में बोली जा रही है। सिर्फ धमकी ही नहीं दी जा रही, बल्कि बिल अगर पास हो जाता है तो आगे क्या किया जाएगा इसका प्लान भी बताया जा रहा है। बिल पास होने पर किसानों जैसा डेरा डालने, आंदोलन करने की तैयारी भी चल रही है। सिर्फ यूपी ही नहीं, बिहार के सीएम को भी खुली चुनौती दी गई। अगर उन्होंने बिल का विरोध नहीं किया तो वो मुस्लिमों के प्रदर्शन का सामना करेंगे। खैर, मौलाना साहब माइक के आगे बैठकर संविधान का पाठ तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन संविधान से चलने की बात खुद ही भूल रहे हैं कि देश उनकी धमकियों से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा। और उसी संविधान के तहत मोदी सरकार वक्फ बिल में न सिर्फ संशोधन कर रही है बल्कि बिचौलियागिरी पर सबसे बड़ा प्रहार भी कर रही है, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल लाने का मकसद संपत्तियों का गलत इस्तेमाल रोकना, वक्फ से बिचौलियागिरी खत्म करना है। और वही लोग इस बिल से बौखला रहे हैं जिनको अपनी दुकान खत्म होने का खतरा मंडराता दिख रहा है, क्योंकि वक्फ संपत्तियों से आम मुसलमानों को शायद ही कोई फर्क पड़ेगा। तो ऐसे में अब ये मौलाना कितनी भी धमकी दे, होने वाला कुछ नहीं है। तो चलिए जाते जाते मुस्लिम लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर SQR इलियास ने राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन की चेतावनी देते हुए क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। ये लोग इलेक्ट होके आते थे, अब जो प्रोविजन लाया गया वो नॉमिनेशन का प्रोविजन है। अब वो नॉमिनेट होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। इसके बाद फिर ये
उसमें एक और संशोधन ये किया गया कि अगर कोई यानी ये लॉ ऑफ हमारे देश में एक लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन है, लॉ ऑफ लिमिटेशन भी कहते हैं उसको, कि अगर किसी प्रॉपर्टी पर किसी आदमी ने कब्जा कर रखा और 12 साल तक उसको चुनौती नहीं दी गई तो वो प्रॉपर्टी उस आदमी की हो जाएगी। लेकिन जितने इंडाउमेंट है, जितनी वक्फ प्रॉपर्टीज है, चाहे मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी हो, हिंदुओं की हो, सिखों की हो, ईसाइयों की हो, वो सबको लॉ ऑफ लिमिटेशन से एग्जेम्प्ट किया गया था कि लॉ ऑफ लिमिटेशन उस पर लागू नहीं होगा। इस अभी जो संशोधन लाया गया उसमें से वो लिमिटेशन, वो एक्सेप्शन को हटा दिया गया। हमें आशंका है इसके ऊपर में कि बहुत सारी हरियाणा में और आपके पंजाब में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जहां से मुसलमान कहीं और शिफ्ट हो गए, मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान है, साउथ में भी है। तो ऐसी प्रॉपर्टी दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है, लेकिन अब तक के वो वक्फ की प्रॉपर्टी है कानूनी तौर पे, अब वो सब प्रॉपर्टी हाथ से निकलने का अंदेशा है। फिर इसमें एक और चीज ये है कि कौन आदमी वक्फ कर सकता है? हर मुसलमान वक्फ कर सकता है। हिंदुओं ने भी प्रॉपर्टीज वक्फ की है। तो पहली बात ये तय की गई अब कोई हिंदू वक्फ के लिए प्रॉपर्टी वक्फ नहीं करेगा। और उसके बाद मुसलमान के लिए शर्त लगा दी गई है कि वो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की शर्त तो शरीयत भी नहीं लगाती है, और 5 साल तक का सर्टिफिकेट कौन देगा? क्या मस्जिदों के सामने कैमरे लगाए जाएंगे? 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, हज करके आया है, रोजा रख रहा है, ये बुनियाद बनेगी? क्या बुनियाद बनेगी? तो ये भी एक गलत किस्म का उसमें प्रोविजन पैदा किया। सुपर इम्पोज द हिंदुत्व आइडियोलॉजी ऑन द वक्फ बोर्ड, so we condemn this, and the behavior of the chairman today, he has not even allowed members who have to move their amendments. If you see the parliamentary proceedings, the speaker always names a person, are you moving your amendment? Yes sir. Then 1 minute is given by the honourable speaker to explain why you are moving the amendment. But here we have seen the honourable Mr. Chairman has become not only the mover but also mover of my amendment, and then he's raising his hand to oppose my amendment. This is a joke. Give the announcement. Rejection. My amendment, I am not moving, he is moving, and then he's raising his hand to oppose my amendment. And then he say, okay, he's the mover and the opposer. He counted himself. So he's a mover, proposer, everything has become. So this exactly shows us what government is doing. And if you see the amendments that have been moved by the BJP and by the allies, they are obnoxious. They are not to save the waqf property, I say. And it is very surprising and shocking that Mr. Chandrababu Naidu, Mr. Nitish Kumar and Mr. Chirag Paswan, though they are part of BJP, supporting Mr. Modi's party, but you are supporting these obnoxious amendments which will destroy the whole waqf property. You know, someday they will have to come back to the people. Right now they are having their political honeymoon. But as you rightly know, that this great country of ours has seen many political honeymoons. And then you have political lunar eclipse, solar eclipse will happen for them also. I am very surprised and shocked that all these three allies have supported these amendments, and we strongly reject what has happened today. And please remember that tomorrow the draft report will be shared to us. How is it humanly possible for all the members representing different political parties to read 500 pages? That draft report will not be less than minimum 400 to 500 pages. And by 29th we have to give, if we don't agree with that report. How is it possible? What is this? You are making a mockery of the parliamentary system. The reason standing committees or the joint working committee has formed is because in the parliament you do not get enough time to speak on every clause. But that is why a committee is formed. And even in that committee, you are superimposing on us, you are pushing us to the wall. So this whole behavior of what has happened today and what has happened in the last 6 months, it is completely uncalled for. It is not good for a democracy. And as I have said earlier, this bill, if it becomes law, this will be an interference in the Muslim personal law of Muslims. This will be weakening our pluralism and diversity of our country.
this will be a great attack on Article 26 of our Indian Constitution. So these are the important points, and throughout the country, as far as the Muslim community is concerned, everyone has rejected this proposed bill.